तो गुड इवनिंग टू ऑल। आज का अपना टॉपिक है 5H एंड 5Ts ऑफ कार्डियक अरेस्ट। ठीक है। 5T एंड 5H जो है वो कार्डियक के रिवर्सिबल कॉज है दैट कैन चेंज द आउटकम। क्या होता है, इससे आउटकम जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब अपन ने इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद अपन ने अच्छे से करेक्टिव एक्शन ले लिया। उसके बाद क्या हो सकता है, पेशेंट की लाइफ सेव हो सकती है और बच सकती है। तो आज का अपना यही टॉपिक है 5Hs एंड 5Ts इन एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, जिसको अपन ACLS बोलते हैं। तो ACLS में क्या होता है, ये 5S एंड 5S आर द रिवर्सिबल कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। स्पेशली स्पेशली कौन से पेशेंट, जो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड असिस्टोल है, जिसके अंदर कोई पल्स नहीं है बट भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है, और असिस्टोल पेशेंट है। इस पेशेंट में स्पेशली ये रिवर्सिबल कॉजेस पाए जाते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग दिस कॉज ड्यूरिंग CPR। CPR के टाइम पे अपन ये केसेस या ये कॉजेस अपन आइडेंटिफाई करते हैं और करेक्ट करते जाते हैं। तो जो पेशेंट है उसको सर्वाइव या सर्कुलेशन, कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन में क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। और मतलब CPR करते टाइम पेशेंट को बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि पेशेंट रिवर्सेबल कंडीशन में आ जाए। तो इसलिए मोस्टली क्या है, 5Hs एंड 5Ts आइडेंटिफाई करना और उसको करेक्ट करना CPR के टाइम, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेबल है। देन क्या है कि 5H एंड 5Ts इम्पोर्टेंट क्यों है, व्हाई? तो बिकॉज क्या होता है, जब कार्डियक अरेस्ट के दौरान इफ ये जो 5Ts एंड 5Hs है ये नॉट करेक्ट, मतलब करेक्टेड नहीं किए, हाँ, तो इसके बाद क्या हो सकता है कि CPR एंड मेडिकेशन ऑल्सो may not restore सर्कुलेशन। CPR और मेडिकेशन सिर्फ क्या कर सकता है, ये सर्कुलेशन रिस्टोर्ड नहीं कर सकता। उसके लिए क्या करना है कि ये जो 5H एंड 5Ts है वो भी करेक्ट करना अपन को इम्पोर्टेंट है। Therefore, healthcare providers should always assess for this reversible cause while performing high quality CPR। जब भी आप हाई क्वालिटी CPR इन ACLS आप परफॉर्म करोगे तो आपको ये जो रिवर्सिबल कॉजेस है उसके तरफ भी आपको ध्यान देना है और वो करेक्ट करना है। तो 5Hs एंड 5Ts क्या है? तो जो 5Hs है, पहला है तो हाइपोवैल्यूमिया है, दूसरा है हाइपोक्सिया, थर्ड है हाइड्रोजन आयन दैट इज आइसिडोसिस, फोर्थ है हाइपरकैलिमिया और हाइपोकैलिमिया, और फिफ्थ है हाइपोथर्मिया। ये हो गए 5Hs। देन 5Ts क्या है? तो टेंशन निमोथोरेक्स, टेम्पोनेट कार्डियक, टॉक्सिन्स, कोई भी टॉक्सिन्स हो सकता है, थ्रोम्बोसिस पल्मोनरी और थ्रोम्बोसिस कोरोनरी। ये 5H एंड 5T से। देन अपन सबसे पहले पढ़ेंगे 5Hs के बारे में। तो सबसे पहला है हाइपोवैल्यूमिया। तो हाइपोवैल्यूमिया क्या करता है? तो हाइपोवैल्यूमिया क्या है? तो हाइपोवैल्यूमिया इज अ डिक्रीज इन सर्कुलेशन ब्लड वॉल्यूम रिजल्टिंग इन इनएडेक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। हाइपोवैल्यूमिया में क्या होता है कि ब्लड जो होता है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, उसके कारण क्या है, टिश्यू को प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं मिल पाता है, तो इसको बोलते हैं हाइपोवैल्यूमिया। देन ये किस वजह से हो सकता है? तो हो सकता है उसके कॉजेस कोई ट्रॉमा हो गया हो, या मैसिव हेमरेज हो रहा हो, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो, GI ब्लीडिंग हो, सीवियर पेशेंट डिहाइड्रेशन में भी हो सकता है, बर्न भी हो गया, और एक्सेसिव वोमिटिंग और डायरिया जिसके कारण लॉस हो गया फ्लूइड, अदरवाइज रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसमें भी हाइपोवैल्यूमिया होने के चांसेस रहते हैं। देन इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स अपन को देखने को मिलते हैं हाइपोवैल्यूमिया में?
तो वीक एंड अब्सेंट पल्स, आपको पल्सेस हो सकता है दिख जाए बहुत धीरे धीरे, अदरवाइज अब्सेंट भी हो जाए। और पेल और कोल्ड स्किन, हाइपरटेंशन बिफोर अरेस्ट, देन फ्लैट नेक वेन, देन टकीकार्डिया बिफोर अरेस्ट। ये आपको साइन एंड सिम्टम्स मिल जाएंगे। देन आप कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ ब्लड लॉसेस की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, अदरवाइज फास्ट अल्ट्रासाउंड, तुरंत आपको अल्ट्रासाउंड करना है, हीमोग्लोबिन और हीमोक्रेटिन, अदरवाइज क्लिनिकल एग्जामिनेशन आपको करना है। इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं हाइपोवैल्यूमिया को, तो इमीडिएट आईवी और पर ओरल एक्सेस लेना है आपको। देन रैपिड फ्लूइड रिसक्सिटेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ इंडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है। सोर्स ऑफ ब्लीडिंग, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही उसको कंट्रोल करना है और कंटिन्यूस सीपीआर करना है, किसमें, तो हाइपोवैल्यूमिया में। दूसरा जो एच है वो है हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया मीन्स क्या होता है कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रीचिंग टू बॉडी टिश्यू, मतलब बॉडी के टिश्यू तक ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही, इसके कारण पेशेंट हाइपोक्सिया में जा रहा है। तो इसका कॉजेस हो सकता है कि एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हो या रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है पेशेंट एस्पिरेशन में हो, ड्राउनिंग हो, सीवियर अस्थमा पेशेंट को है, सीओपीडी एक्सवर्शन हो रहा है या निमोनिया में है, तो ये पेशेंट की कंडीशन या कॉजेस हो सकते हैं। देन क्लिनिकल फीचर्स क्या, साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो हो जाएंगे साइनोसिस, लो ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बिफोर अरेस्ट। ये आपको 3 साइन एंड सिम्टम्स हाइपोक्सिया में देखने को मिलेंगे। तो आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, तो पल्स ऑक्सीमेट्री से पल्स आपको देखना है, एबीजी करना है, कैपिनोग्राफी करना है, अदरवाइज चेस्ट एग्जामिनेशन आपको करना है। देन मैनेजमेंट, आपको एयरवे ओपन करना है, 100% ऑक्सीजन पेशेंट को देना है, बैग मास्क वेंटिलेशन आपको देना है, इंडोट्रैकियल इंटुबेशन इफ नीडेड है तो करना है, अदरवाइज नहीं कर सकते। और ट्रीट जो भी अंडरलाइन कॉजेस है उसको प्रॉपरली ट्रीट करना है, किसमें, तो हाइपोक्सिया में। नाउ थर्ड एच है वो है हाइड्रोजन आयन, दैट इज एसिडोसिस। तो इसमें क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ एसिड इन द ब्लड कॉजिंग डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिविटी। क्या होता है कि ब्लड के अंदर एसिड बहुत ज़्यादा जम जाता है, उसके कारण जो ब्लड की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसका कॉज ये है कि प्रोलॉन्ग कार्डियक अरेस्ट, सेप्सिस पेशेंट, रीनल फेलियर, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, अदरवाइज सीवियर हाइपोक्सिया। देन क्लिनिकल फीचर, आपको क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो प्योर रिस्पॉन्स टू सीपीआर, सीपीआर आप कितना भी दे रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हाइपोटेंशन में पेशेंट है और अरिथमियाज में पेशेंट है, ठीक है। तो ये साइन सिम्टम्स मिलते हैं तो पेशेंट को हाइड्रोजन आयन एसिडोसिस में। डायग्नोसिस आप एबीजी कर सकते हैं, सीरम बाइकार्बोनेट, अदरवाइज लैक्टेट की लेवल आप पेशेंट की चेक कर सकते हैं। इसका मैनेजमेंट के लिए आपको इम्प्रूव वेंटिलेशन आपको बढ़ाना है, अंडरलाइन कॉजेस को ट्रीट करना है, और सोडियम बाइकार्बोनेट ओनली इज इसेंशियल सिचुएशन, दैट इज सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं। हाइपरकैलेमिया है या ट्राइक्लाइसिन एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज हो गया है तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट एज मैनेजमेंट हाइड्रोजन आयन में आप दे सकते हैं। फोर्थ है हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया। सबसे पहले अपन हाइपरकैलेमिया देखेंगे। हाइपरकैलेमिया होने के रीजन हो सकते हैं पेशेंट रीनल फेल्यूर में हो, या पोटेशियम सप्लीमेंट्स हो, या टेमर लाइसिस सिंड्रोम हो, या क्रश इंजरी पेशेंट को हो गई हो, इसके कारण भी पोटेशियम लेवल बढ़ सकती है। इसमें ईसीजी में क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, तो टॉल पीक टी वेव्स, वाइड क्यूआरएस, शाइन वेव्स और वेंटिकुलर अरिथमियाज, ये आपको देखने को मिलेगा, ईसीजी में चेंजेस मिलेगा जब पेशेंट आपका हाइपरकैलेमिया में रहेगा। इसको ट्रीट करने के लिए, हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए आप कैल्शियम ग्लूकोनेट, अदरवाइज इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज, सोडा बाइकार्बोनेट इफ एसिडोटिक है तो, और न्यूट्रलाइज साल्बुटामोल और डायलिसिस,
आप ये कर सकते हैं एज अ मैनेजमेंट। हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम की लेवल कम हो गई तो क्या करना है, पेशेंट को डायरेटिक्स देना है। वोमिटिंग्स हो सकती है, डायरिया की वजह से हो सकता है, या प्योर इनटेक की वजह से आपका पेशेंट हाइपोकैलेमिया में जा सकता है। तो ईसीजी में क्या चेंजेस आपको मिलेंगे, यू वेव्स में चेंजेस मिलेंगे, टी वेव जो रहेगी वो पूरी फ्लैट रहेगी, और एस टी डिप्रेशन हो जाएगी। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आप पोटेशियम सप्लीमेंट दे सकते हैं और मैग्नीशियम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं इफ नीडेड है तो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। जो फिफ्थ एच है वो है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब पुअर बॉडी टेम्परेचर बिलो 35 या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे टेम्परेचर है पेशेंट का, तो डेट इज कॉल्ड एज अ हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया होने के क्या कॉजेस है, तो इन्वायरमेंटल कोई एक्सपोज हुआ हो जिसके कारण बॉडी ठंडी आ गई हो, कोल्ड वाटर ड्राउनिंग, आपने बहुत ठंडा ठंडा पानी लिए हो, सेप्सिस में पेशेंट है, या मेजर ट्रॉमा कुछ हो गया है जिसके कारण इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पर भी बुखार आ सकती है। देन क्लिनिकल आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट को देखने को मिल जाएंगे, तो पेशेंट आपका ब्रेडिकार्डिया में चला जाएगा, पल्स रेट उसका कम हो जाएगा, शिवरिंग करने लगेगा बहुत जल्दी, पेशेंट के कॉन्शियसनेस लेवल बहुत कम हो जाएगा, और कार्डियक अरेस्ट भी पेशेंट को आने के चांसेस रहते हैं। तो क्या मैनेजमेंट करना है, तो पैसिव वार्मिंग उसको गर्म करने के लिए देना है, एक्टिव एक्सटर्नल वार्निंग कोई ब्लैंकेट ये सब चीज़ देना है, गर्म आईवी फ्लूइड्स पेशेंट को देना है, कंटिन्यू सीपीआर अंटिल कोर टेम्परेचर इज एडिक्वेटली रिमेन। एसीएलएस में टिप है, नो वन इज डेड अंटिल वार्म एंड डेड। ठीक है, ये हो गए अपने 5 एचएस। अभी जानेंगे 5 टीज क्या है। तो सबसे पहला टी है वो टेंशन निमोथोरैक्स है। इसमें क्या होता है कि जो प्लूरल प्रेस होती है, जो प्लूरल प्रेस होती है उसमें क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाता है, जिसके कारण जो लंग्स और ग्रेट वेसल्स है वो कंप्रेशन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं टेंशन निमोथोरैक्स। जिसकी हो सकता है ट्रॉमा पेशेंट को हो, या पैसिव प्रेशर वेंटिलेशन में हो, या सेंट्रल लाइन इंसर्ट किया हो, तो इसमें भी टेंशन निमोथोरैक्स होने के चांसेस रहते हैं। इसका साइंस क्या दिखता है, तो पेशेंट में ब्रीथ साउंड वन साइड कम रह सकता है, अब्सेंट होगा। देन डिस्टेंडेड नेक वेन, जो नेक की वेन है वो डिस्टेंड हो जाएंगी, टैकियल एविएशन, और पेशेंट हाइपोटेंशन में जाएगा। इसको डायग्नोसिस करने के लिए क्लिनिकल डायग्नोसिस, अल्ट्रासाउंड और चेस्ट एक्सरे इज पेशेंट स्टेबल है तो आपको फाइंड हो सकता है पेशेंट निमोथोरैक्स में है क्या है। तो क्या मैनेजमेंट करना है, तुरंत इमिडिएटली नीडल डिस्कम्प्रेशन और चेस्ट ट्यूब इंसर्शन आपको पेशेंट को करना है। देन सेकंड है कार्डियक टेम्पोनेंट, द कंप्रेशन ऑफ हार्ट बाय फ्लूइड इन द कार्डियल पेरिकार्डियल सैक। पेरिकार्डियल सैक में क्या होता है, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, उसके कारण हार्ट को कंप्रेशन करना नहीं होता या कंप्रेशन नहीं कर पाते। तो इसका कॉजेस हो सकता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो, या कार्डियक की कोई सर्जरी हुई हो, या ऑर्टिक डिस्टेंशन हो गया, या ट्रॉमा हो गया, इनमें से कोई भी कॉज हो सकता है कार्डियक टेम्पोनेंट। तो इसमें ब्रेक साइन क्या क्या मिलते हैं जिसके आप बोल सकते हैं पेशेंट कार्डियक टेम्पोनेंट में है, हाइपोटेंशन, जुगुलर वेन प्रेशर बढ़ गया है, और मफर हार्ट साउंड आपको सुनाई दे रहा है। कार्डियक टेम्पोनेंट को डायग्नोसिस करने के लिए बेड साइड हिप्पोग्राफी करना है। ट्रीटमेंट है इसका इमरजेंसी पेरिकार्डियोस्टेनोसिस, स्टेंसिस और सर्जिकल ड्रेनेज इफ नेसेसरी। देन होता है टॉक्सिन्स, थर्ड चीज मतलब टॉक्सिन्स। इसका कॉमन कॉज जो है वो है ओपियोइड्स हो सकता है, ट्राइक्लाइसिलिन एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज हो गया हो, या बीटा ब्लॉकर ज़्यादा चला गया, या कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर डालता हो, या डिगॉक्सिन हो, या ओरोफॉस्फोरेट हो, कोई भी टॉक्सिन हो सकता है। तो हिस्ट्री अदरवाइज मेडिकल रिव्यू और टॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग इफ अवेलेबल है तो कर सकते हैं। इसके लिए ट्रीटमेंट है स्पेशल फिक्स एंटीडोज व्हेन इंडिकेट, naloxone for opioids, sodium bicarbonate for TC, overdose, digoxin immunofab for digoxin,
डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी, हाई डोज ऑफ इंसुलिन थेरेपी दैट इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और टॉक्सिसिटी, और सपोर्टिव केयर एंड सीपीआर, ये आपको टॉक्सिन में एज अ ट्रीटमेंट देना है। देन फोर्थ आता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म या पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस, अदरवाइज मासिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो इसका मोनली कॉज जो होता है वो होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, अदरवाइज इमोबिलिटी, सर्जरी, कैंसर और प्रेगनेंसी, ये 5 में हो सकता है। साइंस है सडन डिस्निया, चेस्ट पेन, हाइपोक्सिया और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अरेस्ट, ये आपको साइन एंड सिम्टम्स इसमें मिल जाएंगे। तो इसको डायग्नोसिस करने के लिए आपको बेड साइड इकोग्राफी करना है। देन सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, पेशेंट स्टेबल है तो करना है। देन ट्रीटमेंट आपको वही है, थ्रोम्बोलिसिस आपको पेशेंट को करना पड़ेगा, हो सकता है एट प्लेस से करें या अदरवाइज पेन इंडिकेटेड है, अदरवाइज सर्जिकल और कैथेटर डायरेक्टेड एम्बोलेक्टोमी इन द सिलेक्टेड केस। देन फिफ्थ टी है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, दैट इज एक्यूट मायोकार्डियल इंफाक्शन आप बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि accumulation of coronary artery causing myocardial infarction and cardiac arrest, जो coronary arteries होती है उसमें क्या होता है accumulation हो जाता है, जिसके कारण यमाई और कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को आ सकता है। तो इसके जो साइंस है वो है चेस्ट पेन बिफोर अरेस्ट, अरेस्ट होने से पहले आपके पेशेंट को चेस्ट पेन होने लगेगा, छाती में दर्द करेगा, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन पेशेंट को होगा, एसटी एलिवेशन होगा ऑन ईसीजी। देन आप इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, तो उसके लिए ईसीजी, कार्डियक बायोमार्कर्स और कोरोनरी एंजियोग्राफी, ये सब आपको करना पड़ेगा। देन ट्रीटमेंट है इमीडिएटली आपको पीसीआई परमानेंट कर सकते हैं। देन फिब्रिनोसिस इफ पीसीआई इज अनेबल और अनअप्रोप्रिएट है तो, और एसीएलएस प्रोटोकॉल ड्यूरिंग अरेस्ट आपको फॉलो करना है। देन समरी ऑफ द टेबल, पहले देखेंगे 5H देन 5T। पहला है हाइपोवैल्यूमिया, जो मोस्ट कॉमन कॉज है उसका ब्लीडिंग और डिहाइड्रेशन, आप उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट के लिए आईवी फ्लूइड्स, ब्लड और कंट्रोल ब्लीडिंग करना है। हाइपोक्सिया है, इसका कॉमन कॉज हो सकता है लो ऑक्सीजन और अदरवाइज एयर ऑब्स्ट्रक्शन, इमीडिएट ट्रीटमेंट आपको ऑक्सीजन लगाना है, वेंटिलेशन करना है और एयरवे मैनेजमेंट आपको पेशेंट को करना है। पेशेंट हाइड्रोजन आयन की वजह से कार्डियक एसिडोसिस है तो हो सकता है कॉमन कॉज लो पीएच और प्रोलॉन्ग अरेस्ट। इसके इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए इम्प्रूव वेंटिलेशन, ट्रीट कॉजेस और सिलेक्टिव सोडियम बाइकार्बोनेट। और हाइपर और हाइपोकैलिमिया है तो ईसीजी में चेंजेस, रीनल डिसीज अदरवाइज डायबिटिक्स, तो करेक्ट पोटेशियम एबनॉर्मेलिटीज। देन हाइपरथर्मिया में पेशेंट है तो हो सकता है कॉमन क्लूज, कोर टेम्परेचर लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस हो, और इमीडिएट ट्रीटमेंट आपको एक्टिंग रिवार्मिंग पेशेंट को करना है। देन फॉर टीज फॉर समराइज, द कॉजेस है टेंशन निमोनिया, उसका कॉमन क्लूज हो सकता है आपका अल्टीमेट अब्सेंट, यूनिलैटरल अब्सेंट हो सकता है, ब्रीथ साउंड्स और हाइपोटेंशन। देन आपको निडल डिकम्प्रेशन और चेस्ट ट्यूब आपको इमीडिएटली एज अ ट्रीटमेंट बेसिस पे डालना है। कार्डियक टेम्पोनेंट में है तो हो सकता है ब्रेक ट्राइड आपको साइन मिली या पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन, तो इसके लिए पेरिकार्डियो स्टेंसिस आपको पेशेंट को करना है। देन पेशेंट हैविंग टॉक्सिन्स, तो ओवरडोज हिस्ट्री आपको हो सकता है, अदरवाइज एंटीडोट्स और सपोर्टिव केयर। देन पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस, इसमें आपको मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म अदरवाइज थ्रोम्बोलोसिस और एम्बोलोटॉमी कर सकते हैं। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, इसमें एक्यूट मायोकार्डियल इंफाक्शन और पीसीआई और फाइब्रोनोलिसिस की कुछ कीज एसीएलएस पॉइंट्स है, जिसमें कंसीडर 5H एंड 5H ड्यूरिंग एवरी pulseless electrical activity and or systole arrest. Continue high quality CPR. So minimize interpretation, administer epinephrine every 3 to 5 minutes and search reversible cause simultaneously. आपको कंटिन्यूसली हाई क्वालिटी सीपीआर देना है। जब भी सीपीआर चेंज करोगे तो उसमें बहुत
कम से कम इंटरप्शन होना चाहिए। इफिनेफ्रिन आपको एवरी 3 to 5 मिनट्स में देना है एंड रिवर्सिबल कॉज साइमल्टेनियसली चेक करते रहना। देन यूज bedside tools such as a point of care, ultrasound, ECG, blood gas analysis, and laboratory test when available to rapid identify treatable causes. Now, thank you so much for this wonderful topic. Like, subscribe my YouTube channel, that is name of the Mr. Akshay Chegoga. Thank you so much for the listening.